हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान आरएएस के लिए। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, 1 अक्टूबर का। और किसका एग्ज़ाम है? आरएएस का। ठीक है, ओके, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम आपको पता ही है 1 अक्टूबर का है। तो आपने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली होगी, क्योंकि अब तो बस 1 महीना बाकी रह गया है। तो ऐसा करते हैं कि आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जिसमें आपके पूरे राजस्थान को कवर किया जाएगा, पूरे राजस्थान को, पूरा राजस्थान जीके होगा। और इसमें क्वेश्चन होंगे इसी तरह से जैसे आपके पेपर में आते हैं, उसी तरह से। ठीक है, हमने यहाँ पर वो क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके पेपरों में पहले आ चुके हैं, आरएएस में आ चुके हों, पटवारी में आ चुके हों, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, आप यदि इस टेस्ट सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये फर्स्ट पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, सेकंड पार्ट हिस्ट्री का और आएगा, फिर इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, फिर ऐसे ही इसकी इकोनॉमिक्स करेंगे, ऐसे इसकी कला संस्कृति करेंगे। पूरे टॉपिक्स हम लोग ऐसे एक एक करके लेंगे। ओके, तो आप लोग यदि ध्यान से देख लेते हो तो ये समझना कि आपका जो पेपर होगा ना 150 नंबर का, 150 नंबर के में से कम आपके 45 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, है ना। कम से कम 45 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे यदि आप टेस्ट सीरीज सही से देख लेते हो। कोशिश तो ये की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, है ना, लेकिन देखते हैं कितना मिलेगा। और काफ़ी हद तक आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो चलते फिरते उठते बैठते इसे देख ज़रूर लेना। अभी ये तो फर्स्ट पार्ट है, और हिस्ट्री का हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बड़ी है राजस्थान की। तो हिस्ट्री 2 पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर आज से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी सी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अपना टाइम निकालिए, और पूरा पढ़ने के बाद भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको परेशानी ना हो। और बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे आपके पेपर में आने वाले हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, आगे बढ़ाना, आगे वाले विद्यार्थियों को पहुँचाना। ठीक है, चलिए चलते हैं स्टार्ट से। इतिहास को स्टार्ट से पकड़ते हैं, चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, और हाँ, आप भी आंसर अपने आप करते जाइएगा देख कर। ठीक है, देखना आप भी पहले जैसे वीडियो को पॉज करके तुरंत अपने आप आंसर देखा करना, फिर लिखना कॉपी में कि आपने किसका आंसर क्या लगाया है। फिर देखना अपना कितने सही आ रहे हैं, और हमको बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और ये पहली वीडियो है राजस्थान जीके की, तो भैया इसको सपोर्ट करना। राजस्थान जीके की पहली वीडियो है ये। टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। अच्छी लगी तो आगे बढ़ाइएगा ज़रूर। देखिए, पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले यह क्षेत्र क्या कहलाता था? कौन से क्षेत्र की बात की जा रही है? राजस्थान की बात की जा रही है। आज़ादी से पहले क्या कहलाता था? तो आप बताइए क्या कहलाता था? राजपूताना, बंग प्रदेश, मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत? देखो, संयुक्त प्रांत तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, मध्य प्रांत एमपी वाले क्षेत्र को, बंग प्रदेश बंगाल वाले क्षेत्र को, लेकिन राजपूताना को कहा जाता था आज़ादी से पहले, राजस्थान को राजपूताना क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए राजपूताना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राजपूतों का स्थान। क्या है? राजपूतों का स्थान। तीसरा प्रश्न देखिए, राजपूताना शब्द प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जॉर्ज टॉमस। कौन थे? जॉर्ज टॉमस। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। दोनों प्रश्नों में अंतर है। यहाँ पर राजपूताना शब्द का पहले प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज टॉमस हैं। लेकिन यहाँ राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन हैं? तो कर्नल टॉड। ठीक है, प्रणेता की बात आए, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टॉड हैं। लेकिन राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज टॉमस ने किया था। ठीक है, और ये देखिए, एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1829 के लेखक कौन हैं? 1829 में एक पुस्तक लिखी गई, एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये किसने लिखी? ये लिखी थी कर्नल टॉड ने, जो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। किसने? कर्नल टॉड ने। ये आंसर होगा। छठवां देखिए, और ये जो छठवां प्रश्न है ना, ये तो देखो आरएएस 2010 में आया हुआ है। आरएएस और आरटीएस 2010 में आया हुआ है ये प्रश्न। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। यदि आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा, और आपके काफ़ी हद तक प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, छठवां देखिए, 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान के सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है। यानी कि ऐसा साहित्यकार कौन है जिसने राजस्थान में जो सामंतवादी व्यवस्था थी ना, उसके बारे में वर्णन किया 19वीं शताब्दी में? तो वो कौन था? उसका नाम क्या था? वो भैया कर्नल जेम्स टॉड ही थे। तो 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही है। राजस्थान इतिहास के प्रणेता कौन हैं? एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान किसने लिखी? और
सामंतवादी व्यवस्था का सबसे पहले वर्णन किसने किया? तो कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अभी हमने राजस्थान के परिचय से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर किए। अब यहाँ पर हम ताम्रपाषाण काल जो है राजस्थान का बहुत पूछा जाने वाला काल है ये, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? कालीबंगा संस्कृति भी और आहड़ भी है, तो इसमें लगाएंगे ए और बी दोनों। ठीक है, कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ तो कहाँ पर हुआ था? जो सरस्वती नदी थी ना, सरस्वती दृष्टवती नदी जो थी उसके तट पर हुआ था। ठीक है, आंसर होगा ए। तीसरा देखिए, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ था। तो आहड़ संस्कृति का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ था? बनास नदी के किनारे। ओके, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखना। आहड़ संस्कृति का विकास कहाँ होता? बनास नदी के घाटी में। चौथा देखिए, कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो अमलानंद घोष थे उन्होंने कालीबंगा के बारे में बताया सबसे पहले। किसने? अमलानंद घोष ने। ठीक है, आगे देखिए, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? इसको देखिए, पांचवें प्रश्न को, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये जो थे ना, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इन दोनों के निर्देशन में हुआ था। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। देखिए, यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए जो आपके पेपर से संबंधित हैं। ठीक है, अब छठवां प्रश्न देखिए, आहड़ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ताम्रपाषाण सभ्यता थी ना, तो उसे ताम्रवती भी कहते हैं, ताम्रवती भी कहते हैं, धूलकोट भी कहते हैं, आहट और आगड़पुर भी कहते हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। साथ में देखिए, आहड़ संस्कृति के सर्वप्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी कि आहड़ संस्कृति का जो सबसे ज़्यादा प्रमुख केंद्र है वो गिलुंड है। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आठवां देखिए, राजस्थान में मिलने वाले प्राग हड़प्पाई यानी प्री हड़प्पियन स्थल हैं, कौन कौन से हैं? तो सोथी है या कालीबंगा फर्स्ट है या क्या है इसका आंसर? तो भैया दोनों ही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि ये प्री हड़प्पियन पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? सोथी और कालीबंगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ से चलते हैं। नवा देखिए, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति हड़प्पा को कौन सा इनमें से प्रदेश करता था? तो तांबे के लिए बहुत फेमस है राजस्थान का गणेश्वर, बहुत फेमस है राजस्थान का गणेश्वर। 10वां देखिए, राजस्थान के किस स्थल से, इसमें लगाइए इसका आंसर फर्स्ट, राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल यानी कि जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, ये पूछा जाता है, कहाँ पहुँच गई? ठीक है, ये देखिए, ये पूछा जाता है कि जुते हुए जो खेत हैं और हल हैं वो कहाँ से मिले, हल की रेखा कहाँ से मिली? तो कालीबंगा से मिली है, याद रखना। 10वां हो गया। 11वां देखिए, राजस्थान का वह स्थल जहाँ से प्राक हड़प्पा, पूर्वकालीन एवं हड़प्पाकालीन के पुरातत्व अवशेष मिले हैं। आप सोचो, ये वही तरह का प्रश्न है जो अभी आपने ऊपर ये पढ़ा है। ठीक है, तो आपने क्या आंसर लगाया था? सोथी और कालीबंगा प्रथम, ये लगाया था ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी प्राक हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पूछ रहे हैं कि पुरातत्व अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? तो इसमें कालीबंगा लगा ये आंसर, क्योंकि सोथी तो यहाँ है नहीं, इससे दोनों नहीं कर सकते। ये वाली पाषाण काल की थी। ठीक है, आगे देखिए, 12वीं देखिए, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में विचार कीजिए, कौन कौन से कथन सही हो सकते हैं? तो देखो, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल जानते होंगे भाई, इसलिए जानते होंगे क्योंकि तांबे की तो पूरी व्यवस्था थी ही वहाँ पर। ठीक है, दूसरा देखिए, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है, नहीं थे, मतलब ये तो भाई परिचित थे वो, तो सेकंड वाला गलत हो गया इसमें। ठीक है, थर्ड देखिए, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। यहाँ काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ठीक है, ये भी सही है। यानी कि यहाँ जो मृदभांड मिले हैं ना, चाहे वो कोई मृदभांड हो, चाहे वो कैसा भी मृदभांड हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर कैसे मिले हैं? काले और लाल रंग के। ठीक है, जैसे कोई मृदभांड ये बना दिया, ये बना दी मटकी सी। अब ये इधर से काले भी हैं कुछ और रेड कलर के भी हैं, रेड ये पॉइंट्स वगैरह लगा दिए, है ना। और इसमें कुछ
आकृति सफ़ेद कलर की उकेर दी गई। तो ऐसे मृत भांड मिले हैं कहाँ से? आहड़वासियों की सभ्यता से, आहड़वासी सभ्यता से। यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। सेकंड वाला गलत है यहाँ पर, क्योंकि वो चावल से भी परिचित थे यहाँ। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर वैदिक सभ्यता के प्रश्न हैं, इनको देखिए बहुत ध्यान से। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। इस नदी के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा ना। तो कौन सी नदी थी वो? एक तो सरस्वती नदी है, दूसरी है दृष्टवती। ये दोनों ही नदी ऐसी थी जो पहले बहा करती थी कभी, लेकिन अब वो सूख गई हैं। तो आंसर होगा सी। अच्छा, एक आप प्रश्न का उत्तर देना, वो कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है? ठीक है, बताना वो कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है। ठीक, आंसर देना आप। दूसरा देखिए इसमें, किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? चूँकि हम वैदिक सभ्यता का देख रहे हैं इसलिए इसके प्रश्न है ये। ठीक है, किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? इसको पुनर्जीवित करने के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही। ठीक है, तो जो विलुप्त हो गया है, जो सूख गया है, उसी को तो दोबारा सही किया जा रहा है, पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आंसर होगा सरस्वती। ठीक है, क्या है? सरस्वती नदी। ओके, तीसरा देखिए, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता के लिए झुंझुनू जाना जाता है। ठीक है, कहाँ से? झुंझुनू। किस नदी को सिंधु माता यानी कि नदियों की माता तथा नदी तमाक कहा जाता है? यानी कि नदियों में अग्रवती कौन सी नदी कहलाती है, या नदियों की माता कौन सी नदी कहलाती है? सिंधु माता पूछा जाए या नदी तमाक पूछा जाए तो आप आंसर क्या देंगे? आपका आंसर होगा सरस्वती। सिंधु की भी माता है, सोचो। ठीक है, माता सरस्वती यानी कि सरस्वती नदी। आगे देखिए, किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का वर्णन मिलता है? ये क्या पूछ रहे हैं? किस ग्रंथ में विदेह माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर, जो सरस्वती प्रदेश यहाँ जो था ना, सरस्वती नदी घाटी प्रदेश था, उससे ये ईस्ट की ओर क्यों गए, कब गए, और किस में इसका उल्लेख मिलता है? ठीक है, किस इसमें उल्लेख, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है ना, ये लास्ट में लिखा है आंसर डी, शतपथ ब्राह्मण ये बताता है कि आर्य जो थे ना, सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर चले गए थे। शतपथ ब्राह्मण ऐसा कहता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर महाकाव्य काल के कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? बताइए। आदि महाकाव्य के नाम से श्री रामायण को जाना जाता है। क्या? श्री रामायण। ठीक है, ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर कुछ प्राचीन क्षेत्र दे रखे हैं और कुछ आधुनिक क्षेत्र यहाँ पर दे रखे हैं। तो प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक क्षेत्र का मिलान कीजिए। पहला है कुरु, तो अलवर का उत्तरी भाग। ठीक है, इसका कुरु क्या था? अलवर का उत्तरी भाग था। ये देखिए, कुरु था अलवर का उत्तरी भाग। दूसरा देखिए, जंगल देश किसे कहते थे? तो ये जो जंगल देश था ना, ये बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग था। ठीक है, क्या था? बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग था। तीसरा प्रश्न देखिए, पुष्करण्य। ठीक है, पुष्करण्य क्या था? तो आप इसके नाम से ही पहचान पा रहे होंगे कि इसका जो पुष्करण्य है वो पुष्कर है। ठीक है, आधुनिक क्षेत्र नाम से ही पहचाने जा रहे हैं ना। पहले कुरु प्रदेश था, अब हो गया अलवर का उत्तरी भाग। वो पहले जांगल प्रदेश था, अब हो गया बीकानेर और जोधपुर वाला उत्तरी भाग। पहले पुष्करण्य था, अब हो गया पुष्कर। पहले अर्बुदाचल पर्वत था, अब हो गया आबू पर्वत। इन सब के नाम शॉर्ट कर दिए गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका होगा ए। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ये सब मतलब ये नाम कर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी सभी इसमें सही हैं। जो नाम दे रखे हैं वो उसी हिसाब से लगे हुए सेट हैं बिल्कुल। ठीक है, तीसरा देखिए, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा, ध्यान से पढ़िए, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा था जो युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुआ था? कौन था इनमें? तो महाराज जो विराट थे ना, महाराज विराट, वो लड़े थे युधिष्ठिर की ओर से। अच्छा, युधिष्ठिर कौन थे और कितने भाई थे, ये बताना जरा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका युधिष्ठिर वाला कि कितने भाई थे। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर बैराट थी? राजस्थान के कौन से वाले क्षेत्र में मत्स्य देश के जो राजा थे विराट, उनकी राजधानी विराटनगर थी? तो आप इन चारों क्षेत्रों में से बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में थी। तो जयपुर का जो दक्षिणी भाग है ना, उसमें थी राजधानी। ठीक है, मत्स्य देश की राजधानी थी
विराट। पहले तो ये याद रखना कि मत्स्य देश की राजधानी थी विराट, और मत्स्य देश का राजा कौन था? राजा विराट, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, और अब वो कहाँ पर है? अब वो विराट नगर जो है, विराट नगर, इसको विराट भी कहते थे, विराट नगर भी कहते थे, ध्यान रखना। मत्स्य देश का राजा विराट था, राजधानी विराट नगर थी। अब ये जो क्षेत्र है विराट नगर, ये विराट जो क्षेत्र है वो अब कहाँ पर है? तो अब भैया जयपुर के दक्षिणी भाग में। विराट को बैराट बोलते हैं, ठीक है, बैराट सभ्यता जो है जयपुर के दक्षिणी भाग में ये है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए महाजनपद काल। अब हम लोग महाजनपद काल में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले देखिए 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र दोनों में मिलती है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका सी। 16 में देखिए ये देखिए दूसरा, 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। राजस्थान में कौन कौन से जनपद स्थित थे? तो भैया उसमें मत्स्य भी स्थित था जो जयपुर के दक्षिणी भाग में है फिलहाल, और अवंती भी स्थित था, ठीक है। तो जो राजस्थान के महाजनपद में कौन कौन स्थित था? तो मत्स्य और अवंती दोनों स्थित थे, यानी कि आंसर होगा सी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपको पता ही है विराटनगर थी। अवंती नरेश चंड प्रद्योत किसका समकालीन था? ये प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। चंड प्रद्योत किसका समकालीन था? किसका था? तो महात्मा बुद्ध का था। 5वां देखिए, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा? अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा? अब देखो चंड प्रद्योत जो था वो महात्मा बुद्ध का था, समर्थक समकालीन था। तो यानी कि उन्हीं के जो धर्म और संप्रदाय और उन्हीं के भाषा वगैरह का इन पर बहुत असर पड़ा होगा चंड प्रद्योत पर, है ना। तो बौद्ध धर्म से ही तो ये होंगे कुछ, बौद्ध धर्म की ओर ये आकर्षित थे उस टाइम, ठीक है, क्योंकि इनके समकालीन ही थे भगवान बुद्ध। तो अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा था? तो ये था बौद्ध धर्म का, ठीक है। आगे देखिए, अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय में हुआ था? जो अवंती थी ना, उसका मगध साम्राज्य में विलय हो गया था, वो किसके समय हुआ? अजातशत्रु के समय में। अच्छा, ये अजातशत्रु जो था ना, ये हर्यक वंश का था। इसने अपने पिता को खुद मार दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया था, ऐसा था। फिर इसके पिता ने इसको मारा, इसके पुत्र ने फिर इसको मार दिया, ऐसा हुआ। इसने अपने पिता को मारा और इसको इसके पुत्र ने मार दिया, यानी हत्यारा वंश था इन लोगों का, हर्यक वंश हत्यारा वंश था, ठीक है। ये देखिए, अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय में, ठीक है। साथ में देखिए, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थीं। ऐसी कौन कौन सी जातियां थीं जो पंजाब से राजस्थान में आकर रहने लगीं, राजस्थान में आकर पहुंच गईं? तो कौन सी थी? मालव, अर्जुनायन और योधेय और शिवी, ये सभी थी, ठीक है, ये सब थी। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये मौर्य काल के कुछ प्रश्न हैं जो राजस्थान से ही रिलेटेड हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं आपके लिए, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। आज से हम लोग ये टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ताकि आप राजस्थान का जो एग्ज़ाम है आपका RAS का, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ प्रश्नों का उत्तर देने लगोगे तो फिर वहाँ आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप घर पे बैठकर उत्तर दे रहे हो, ठीक है। तो आप देखिए इसको, किस लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी कि बुद्ध, धर्म व संघ, ये 3 रत्न है, पहले तो ये ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है, यानी बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति आस्था प्रकट की। तो इसका यानी कि बुद्ध, धर्म और संघ की आस्था कौन से वाले शिलालेख में है? तो ये जो भाब्रू बैराट अभिलेख है ना, उसमें है, ठीक है, भाब्रू बैराट अभिलेख में। तो ध्यान रखना इसका आंसर कि पहली बात तो ये त्रिरत्न किसके हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। वो त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म, संघ हैं, ठीक है। और इनको लिखने वाला, इनमें आस्था प्रकट करने वाला शिलालेख कौन सा था? तो भाब्रू बैराट शिलालेख, ठीक है। दूसरा देखिए, एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज यानी कि पियदस्सी राजा घोषित किया, ठीक है। पियदस्सी राजा, मगध का जो पियदस्सी राजा था वो अपने आप को वो घोषित किया, तो कौन से अभिलेख में किया है? भाब्रू बैराट में, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है इसलिए ये अभिलेख मुख्य है। तो इस अभिलेख का नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये अभिलेख, पहली बात ये कि अशोक से रिलेटेड है, दूसरी बात ये कि इसमें भगवान बुद्ध की बातें हैं, तीसरी बात ये यहाँ भगवान बुद्ध के 3 रत्नों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चौथी बात ये कि इसी अभिलेख में अशोक ने स्वयं को प्रियदर्शी कहा था, ठीक है। ओके, आगे देखिए, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है, ये किसको संबोधित करते हुए कहा गया है इसमें? तो इसमें पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहा गया है। किसको? पुरोहितों को, ओके, किसको? पुरोहितों को। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
ये गुप्त काल के प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, गुप्त काल के प्रश्न। तो देखिए गुप्त काल के प्रश्न में बहुत मुख्य मुख्य प्रश्न है ये। समुद्रगुप्त ने राजस्थान के आभीर, नाग, मालव, यौधेय आदि गणराज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया था। यानी कि जो समुद्रगुप्त था ना, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त वही है ये। समुद्रगुप्त ने राजस्थान के आभीर, नाग, मालव, यौधेय आदि गणराज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया था। तो इन्होंने सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रमाणगमन, ठीक है, इन तीनों ही नीतियों का अनुसरण किया था। सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्रणाम गमन सबका किया था। तो आंसर होगा इसका डी। क्या होगा आंसर? डी, यानी कि सभी। आगे देखिए, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। यानी कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर कौन से गुप्त शासक ने आधिपत्य स्थापित किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत अच्छा राजा था, बलवान राजा था। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अपने यहाँ पर यानी कि राजस्थान में, यानी कि भारत में भी, तो ये गुप्त वंश जब से आया ना, तभी से मंदिर कला का निर्माण हुआ। तभी से मंदिर कला का निर्माण माना जाता है, जब से गुप्त वंश आया तभी से। ये ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। गणराज्य व्यवस्था किसने समाप्त कर दी सदा के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हूणों ने, ठीक है। क्या आंसर क्या होगा? हूणों ने। गुप्तों ने नहीं, हूणों ने। गणराज्य की व्यवस्था को किसने समाप्त किया? हूणों ने समाप्त किया, ठीक है। चौथा देखिए, किस हूण शासक ने उदयपुर के बाडौली नामक स्थान पर एक शिव मंदिर बनवाया था। बाडौली नामक जो शिव मंदिर, बाडौली नामक स्थान पर जो शिव मंदिर बनवाया था ना, वो किसने बनवाया था? कौन सा हूण शासक था इसमें? तो इसका जो हूण शासक था ना, वो था मेहरकुल। मेहरकुल का नाम बड़ा फेमस है, ये याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि पहला जो शिव मंदिर बना था वो बाडौली नामक स्थान पर, वो किसने बनवाया था? मेहरकुल ने। मेहरकुल कौन था? एक हूण था, ठीक है, एक हूण था। हूण शासक मेहरकुल किस मत का अनुयायी था? तो उस समय आपको पता ही है कि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचलन था, लेकिन चूंकि गुप्त वंश चल रहा था, और गुप्त वंश में जो गुप्त थे ना, वो शैव धर्म के उपासक थे। वो किसके उपासक थे? शैव धर्म के उपासक थे। लेकिन बहुत उनमें से वैष्णव भी हुए, उनमें से कुछ बौद्ध भी निकल के चले गए, ठीक है। तो इसमें शैव ज़्यादा थे। तो ये जो हूण शासक था ना मेहरकुल, वो शैव मत का अनुयायी था, ओके। बौद्धों में वैष्णव भी थे, बुद्ध भी थे कुछ उसमें गुप्तों में, और शैव भी थे, ओके। तो हूण जो था ना, वो ध्यान रखना, मेहरकुल किस मत का था? शैव मत का। यहाँ देखिए, किसके संबंध में चीनी यात्री हिंगसान ने लिखा। अच्छा, ये हिंगसान, ये जो था ना, हुइंगसान बोलते हैं इसे। ये चीनी यात्री हुइंगसान हर्षवर्धन के समय में आया था, ये ध्यान रखना। ये एक यात्री था, जो चीन का यात्री था, जो यहाँ पर देखने के लिए आया है कि क्या क्या है, भारत कैसा है, कितनी संपदा है यहाँ, बहुत नाम सुना है, चलते हैं, तो वो यहाँ आया था, ठीक है। तो देखिए, किसके संबंध में चीनी यात्री हुइंगसान ने लिखा है, वह बौद्ध धर्म का भयानक संपीड़क था, वह अत्यंत क्रूर व रक्त पिपासु था। देखो कितना गंदा गंदा लिखा गया है ना। उसने विराटनगर के बौद्ध विहारों तथा गंगानगर क्षेत्र के रंगमहल, बड़ोपल आदि स्थानों का विनाश कर दिया। यानी कि ये पढ़ के तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये गुप्त वंश के बारे में कहा जा रहा है, बिल्कुल क्लियर आप समझ गए होंगे इसमें। लेकिन किसके लिए कहा जा रहा है? ये मेहरकुल के बारे में कहा जा रहा है। अब मेहरकुल कौन था? क्या गुप्त वंशी था? वो हूण था। क्या था? हूण था वो, ठीक है। तो अब देखो, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाता है कि हिंगसान ने किसके लिए लिखा था कि वो बौद्ध धर्म का भयानक संपीड़क था और अत्यंत क्रूर था, रक्त पिपासु, रक्त पीने वाला था, बौद्ध धर्म का रक्त पीने वाला था। उसने एक बौद्ध विहारों को नष्ट करवा दिया, ऐसा था वो। कौन था? मेहरकुल, ठीक है। आंसर क्या होगा? 6, मेहरकुल। 7वां देखिए, मंदसौर के यशोवर्धन द्वारा राजस्थान क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी कहलाते थे। जो मंदसौर का यशोवर्धन था ना, लास्ट वाला प्रश्न देखिए 7वां, ये देखिए, ये वाला प्रश्न। मंदसौर के यशोधर्मन द्वारा राजस्थान क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी कहलाते थे। तो भैया राजस्थान में नियुक्त हैं तो राजस्थानीय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राजस्थानीय, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए, ओके। आंसर क्या होगा? ए। ये क्या हुआ? तो आज के लिए हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज से आगे की जो वीडियो बनेगी वो आपको कल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री के हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, पूरी हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है। इस तरह के आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है। और भी राजस्थान के जिस भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ है, आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसका टेस्ट यहाँ पर लीजिए कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है। और हाँ, बिल्कुल विश्वास मानिएगा कि जितना हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर डालेंगे उतने में से आपको काफ़ी हद तक वहाँ पर प्रश्न उत्तर देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान जीके में से बहुत प्रश्न मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है। तो आप बस बने रहिए और देखते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अभी जितने प्रश्न हुए उससे आगे की वीडियो कल डाली जाएगी और कल की में हम यहाँ पृथ्वी राशि से प्रश्न देखेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत आनंद आएगा। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। बाय। राधे राधे, राम राम, बाय बाय।